नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे जो कि प्रीवियसली यूपीएससी ने आपसे पूछे हैं। अब इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की और उससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरह से यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। अब इस पहले क्वेश्चन में आपसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कुछ बातें कही गई हैं और आपको यह बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें से। देखिए, पहली स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो फूड की वेटेज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब यह बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसमें लगभग 50% वेटेज दी गई है आपके फूड को। तो इस वजह से आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। उसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विस विच CPI डज। अब एक बात बता दूं मैं आपको कि आपके WPI जो है यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें हम सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं। जो इसमें एक कमी थी वो यही थी और उसके अलावा फूड की इन्फ्लेशन को ये कैटर नहीं करता था। तो ये दो कमियां थी। तो यहां पे आपका CPI इसको कैटर करता है। तो इस वजह से आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है क्योंकि WPI में सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड नहीं है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। देखिए, अगर हमारी पहली स्टेटमेंट ठीक थी तो हमारा बी पार्ट चला गया, सी भी चला गया। हमारे पास 50-50 अपॉर्चुनिटी थी। हमें पहले से ही पता था कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। बस हमें यह देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड होलसेल प्राइस इंडेक्स एज इट्स की मेजर फॉर इन्फ्लेशन एंड डिसाइडेड टू चेंज की पॉलिसी रेट अकॉर्डिंग टू इट। अब यहां पे आपको याद रखना है कि यह स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। देखिए, पहले RBI इस चीज को यूज करता था बट अभी रीसेंट टाइम में हम यूज करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, जो कि रूरल और अर्बन एरिया दोनों को काउंट करता है। और यहां पे हम CPI को यूज कर रहे हैं सिंस 2014। तो इस वजह से आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आंसर आ जाता है हमारा ए ऑप्शन। अब यहां पे एक चीज जो आपको समझनी है कि आपको सेकंड स्टेटमेंट पता थी या नहीं थी। पहली और तीसरी स्टेटमेंट को अगर आप जानते थे तो भी आपका यह आंसर आ सकता था। तो कहने की बात यहां पे यह है कि हो सकता है कि जिस सोर्स से आप अपने टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसमें लिमिटेड ही नॉलेज हो, बट अगर आप रिपीटेड रिवीजन करके उसको अगर स्ट्रांग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स निकालने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में। अब यहां पे आपको यह बताना था कि किस कारण से न्यूज में रहा है और किस चीज को यह रेफर करता है। अब अगर आपको इसके बारे में पता होता तो ही आप इस चीज का आंसर कर सकते थे, अदरवाइज यहां पे आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि बहुत सारे आपके इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के बेंचमार्क्स हैं और उनमें से दो बेंचमार्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें से एक है आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। उसके अलावा जो दूसरा बेंचमार्क जो काफी न्यूज में रहता है इंडिया के कारण, क्योंकि हम इसे ही इंपोर्ट करते हैं, दैट इज ब्रंट क्रूड ऑयल। तो यहां पे आपका आंसर बन जाता है ए ऑप्शन और बाकी सभी ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड था। अब यहां पे अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो कोशिश भी ना करना कि इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहां पे रिस्क लेना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह आपको नेगेटिव मार्क्स भी दे सकता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को अवॉइड कीजिए अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में कौन से इनमें से ऐसी चीजें हैं जो नॉन फाइनेंशियल डेट में आती हैं। अब यहां पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल डेट होते क्या है। आप ये समझिए कि मान लीजिए ये एक तरह के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट पे इशू कर सकती है, हाउस होल्ड भी और बिजनेसेस भी। बट यहां पे आपका फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडेड नहीं होता। यहां पर आपके जितने भी इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल लोन, ट्रेजरी बिल्स, क्रेडिट कार्ड, ये सभी आते हैं आपके नॉन फाइनेंशियल डेट में। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे
ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के बारे में पूछा गया है, जिसे आप ट्रिम्स भी बोलते हैं, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए कहा गया है। अब पहली स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आप वो नहीं लगा सकते किसी भी तरह के फॉरेन इंपोर्ट पे इसके अंडर। अब दूसरी स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी गुड्स में या सर्विसेज में, दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। और तीसरी स्टेटमेंट में आपको पूछा गया है दे आर नॉट कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए थी जिससे ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। देखिए, अगर आपको ये पता हो कि जो ट्रिम्स है ये आपका सर्विस सेक्टर पे अप्लाई नहीं होता, तो आप कहीं ना कहीं सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते थे। अब अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका ए ऑप्शन भी गया, बी भी गया और डी भी गया। अब यहां पे अगर बात कीजिए इस ट्रिम्स की, तो इसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी तरह के क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के इंपोर्ट पे। मान लीजिए मैं कुछ सोना मंगा रहा हूं या कुछ भी मंगा रहा हूं, तो उसके ऊपर क्वांटिटी के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। क्वालिटी के ऊपर लगा सकते हैं कि भैया ये इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए या ये चीजें होनी चाहिए इसमें, तो वो चीज हो सकती है, बट क्वांटिटी के ऊपर नहीं कि आप सिर्फ 100 किलो ही इंपोर्ट कर सकते। इस तरह की चीजें अलाउड नहीं है इसके अंदर। अब तीसरे पॉइंट में आपको यह चीज याद रखनी है कि जो एफडीआई का ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट है सिर्फ उसको एनालाइज किया जाता है यहां पे, बट एफडीआई कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से यहां पे आपकी थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है और आंसर बन जाता है 1 और 3, जो कि है सी ऑप्शन। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो उदय स्कीम है उसको लाने का गवर्नमेंट का पर्पस क्या था। पहला, टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना उन स्टार्टअप्स को जो रिन्यूएबल एनर्जी में अपना काम कर रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना सभी हाउस होल्ड को 2018 तक। तीसरी स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो आपकी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको रिप्लेस करेंगे हम नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर और विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट से। तीसरी स्टेटमेंट में आपको यह कहा गया है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे या फाइनेंसिस प्रोवाइड करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ताकि उनका रिवाइवल कराया जा सके। अब हालांकि ये स्कीम आपकी 2015 की है, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो ये स्कीम लेके आई थी जिसका पूरा नाम था उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अब इस स्कीम में हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे थे उन कंपनीज को, डिस्कॉम कंपनीज को जो घाटे में चल रही थी। तो यहां पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप 75% तक इनके डेट को आप ले लीजिए। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सेंटर से जो स्कीम्स के अंडर पैसा मिलता है उसमें हम थोड़ा ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर देंगे। अब यहां पे इन्हें यह कहा गया था कि सितंबर 30, 2015 तक जो भी डिस्कॉम कंपनी के कर्जे हैं उनमें से 75% आप ले लीजिए। अब ये 75% इंप्लीमेंट कैसे किया गया? देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे कहा गया कि भैया 50% तो आप कर्जा सीधा सीधा 2015-16 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप प्रोवाइड कर दीजिए। जो स्टेट का पैसा आता है उसमें से, स्टेट बजट में से आप इन्हें एलोकेट कर दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ 25% है उसे आप 2016-17 के बजट में आप अपने खर्चों में इंक्लूड कर लीजिए। इसके बाद जो 25% डेट रह गया इन डिस्कॉम कंपनी का, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देकर बॉन्ड इशू कर सकती है। तो कुछ इस तरह की आपकी ये स्कीम थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल इस टॉपिक को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।